बिहार की राजनीति की जब भी बात होती है, एक नाम पिछले 2 दशकों से लगातार सत्ता के इर्द गिर्द घूमता है और वो नाम है नीतीश कुमार। तो आज हम उन्हीं के राजनीतिक फॉर्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कैसे एक ही नेता 20 साल तक बिहार जैसे कॉम्प्लेक्स राज्य की पॉलिटिक्स पर हावी रह सकता है, वो भी तब जब उनके पास अक्सर पूरा बहुमत भी नहीं होता। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। 10 ये आंकड़ा देखिए, एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 10 बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड यूं ही नहीं बना। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी एक अनोखी राजनैतिक रणनीति है। तो चलिए उनके इस फॉर्मूले को परत दर परत खोलते हैं। पहला और शायद सबसे अहम हिस्सा है उनकी सुशासन बाबू वाली इमेज। देखिए, जब वो 2005 में सत्ता में आए तो उन्होंने एक वादा किया स्थिरता और विकास का, और फिर उनकी सरकार ने एक के बाद एक कई ऐसी स्कीम्स लागू की जिन्होंने बिहार की जमीनी हकीकत को बदल कर रख दिया। चाहे वो सड़कें बनाना हो या फिर स्कूली लड़कियों को साइकिल और यूनिफॉर्म देना हो, पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण, और हाँ, क्राइम रेट में कमी लाना। 2016 में तो उन्होंने पूरे राज्य में शराबबंदी भी लागू कर दी। अब उनकी इस सुशासन वाली छवि को एक और चीज बहुत मजबूत करती है, और वो है ये नंबर 1.64 करोड़ रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो ये है उनकी कुल घोषित संपत्ति 2024 के हलफनामे के हिसाब से। इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता के लिए ये आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है। और तो और उनके नाम पर जो इकलौती रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो है दिल्ली में महज 1000 स्क्वायर फीट का एक घर। साथ ही उन्होंने डिक्लेयर किया कि उन पर कोई कर्ज नहीं है। तो ये सारी बातें मिलकर उनकी एक ऐसी पब्लिक इमेज बनाती थी कि ये एक ऐसा नेता है जिसे दौलत से ज्यादा काम की फिक्र है। तो ये तो हुआ पहला हिस्सा, सुशासन बाबू की इमेज। अब आते हैं उनके फॉर्मूले के दूसरे और बेहद दिलचस्प हिस्से पर, यानी गठबंधन की राजनीति में उनकी मास्टरी। उनकी पॉलिटिक्स की कहानी को देखें तो इसमें यूटर्न की कोई कमी नहीं है। सत्ता में बने रहने के लिए वो कब किसके साथ जाएंगे और कब किसका साथ छोड़ देंगे, इसका अंदाजा लगाना हमेशा मुश्किल रहा है। 2013 में एनडीए छोड़ा, 2015 में अपने सबसे बड़े विरोधी आरजेडी के साथ महागठबंधन बना लिया, फिर 2017 में आरजेडी को छोड़कर वापस एनडीए में आ गए, 2022 में फिर एनडीए छोड़ा और 2024 में एक बार फिर एनडीए में वापसी। ये एक पॉलिटिकल रोलर कोस्टर की तरह है। और इन्हीं लगातार पाला बदलने की वजह से उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं, उन्होंने उन्हें एक नाम दे दिया पलटू राम, मतलब वो जो बार बार पलट जाते हैं। अच्छा, तो हमने सुशासन की बात की, गठबंधन की बात की, लेकिन इन दोनों के पीछे एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, और वो है सोशल इंजीनियरिंग। इसको ऐसे समझिए, नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं जिसकी आबादी बिहार में सिर्फ 3% के आसपास है। अब जाहिर है सिर्फ इतने से वोटों पर तो चुनाव जीता नहीं जा सकता, तो उन्हें एक बहुत बड़ा वोटिंग कोलिशन बनाना था। और इसी जरूरत ने उन्हें बिहार के जातीय समीकरणों को गहराई से समझने पर मजबूर किया। 2023 में उनकी सरकार ने जो कास्ट सर्वे कराया, उससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि राज्य का सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक कोई है तो वो है अति पिछड़ा वर्ग, यानी ईबीसीज, जो करीब 36% हैं। बस नीतीश कुमार ने इसी ईबीसी वोट बैंक को अपना बना लिया और खुद को उनके सबसे बड़े हिमायती के तौर पर पेश किया। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, उन्होंने एक के बाद एक ऐसी स्कीम्स लॉन्च की जो सीधे सीधे इन ईबीसी समुदायों को फायदा पहुंचाती थीं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लेकर स्कॉलरशिप तक, मुफ्त यूनिफॉर्म, किताबों से लेकर वोकेशनल ट्रेनिंग तक, हर तरह से इस वोट बैंक को साधा गया। और नतीजा, उनका ये वोट बैंक और भी पक्का हो गया। तो सवाल ये है कि 2 दशकों तक बिहार की राजनीति के किंग मेकर बने रहने के बाद क्या अब हम एक युग का अंत देख रहे हैं? उनका जो हालिया कदम है वो कुछ इसी तरफ इशारा तो करता है। मार्च 2026 में नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़कर दिल्ली राज्यसभा जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है। इससे न सिर्फ वो राज्य की राजनीति से एक तरह से दूर हो रहे हैं, बल्कि उनका एक पर्सनल गोल भी पूरा हो रहा है, देश के चारों सदनों, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, सब में सेवा करने का। लेकिन रुकिए, जैसा कि उनके ही एक पुराने साथी ने कहा था, नीतीश कुमार की राजनीति में कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए।
उनकी तरफ से ये मशहूर लाइन हमेशा कही जा सकती है कि पिक्चर अभी बाकी है। तो ये मान लेना कि कहानी पूरी तरह खत्म हो गई है, शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। और यही बात हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाके छोड़ देती है। सवाल भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक राज्यों में से एक बिहार के भविष्य का है कि नीतीश कुमार के बाद जो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम बनेगा, उसे आखिर कौन भरेगा।